दोस्तों नमस्कार। आज हम निशा देवी के एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं जिसमें उन्होंने पूछा है, क्या सर 2005 से पहले किसी बच्ची का जन्म हुआ है तो क्या वह पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर अधिकार रखती है अथवा नहीं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2005 में जो 9 सितंबर 2005 में इस हिंदू उत्तराधिकार कानून में कुछ संशोधन किए गए थे, तो हो सकता है कि मेरी बहन को इसमें कुछ डाउट हो, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर 2005 से पहले जन्म लिया है या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको हिस्सा देना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक वसीयत कर रखी है पिताजी ने कि नहीं ये फला फला बच्चे को दिया जाए या फला फला इनको दिया जाए, तो बात अलग है। नहीं तो सभी संतानों का बराबर से हक उस पर होता है। और वारिसान कौन कौन होंगे? लड़का होगा, लड़की होगी, माता होगी, या फिर और किसी का नाम उन्होंने अगर लिख रखा है वसीयत में तो वह भी उसमें वारिस होंगे। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा था उन्होंने कि क्या सर ससुर की संपत्ति में दामाद का हिस्सा होता है अथवा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ससुर की संपत्ति में दामाद का कोई हिस्सा नहीं होता है, किंतु यदि ससुर ने कोई वसीयत बनाई है, उसमें उनको लिखा गया है, उनमें उनका वारिसान में उनका नाम लिखा हुआ है कि इनको भी इतनी संपत्ति दी जाए, तो उनको वह संपत्ति में हक होगा, उनको वह संपत्ति में उतना हिस्सा मिलेगा। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो उसका शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह जिस किसी के भी कोई क्वेश्चन कानून से रिलेटेड हो तो मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और है कि क्या पिता की मृत्यु के बाद बेटी या बेटा संपत्ति को बेच सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, परंतु जितने भी उत्तराधिकार इसमें शामिल हैं, 1, 2, 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो सभी की सहमति होना अनिवार्य है जो उस संपत्ति में अपना अधिकार रखते हैं, अर्थात जो वारिसान हैं उन सभी की सहमति होना अनिवार्य है, अन्यथा उस संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। किन परिस्थितियों में बेटी का संपत्ति पर अधिकार या पैसों पर अधिकार नहीं होता जब पिता की मृत्यु हो गई हो? तो पहला मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने किसी तरह की कोई वसीयत बनाई है जिसमें कि आपका नाम नहीं लिखा है, बहू का नाम लिखा है, किसी नाती पोते का नाम लिखा हुआ है, किसी दोस्त का नाम लिखा है, किसी ट्रस्ट का या किसी संस्था का नाम लिखा है। अमूमन ऐसा जब होता है जब बच्चे साथ नहीं देते। इसमें जरूरी नहीं है कि लड़की का नाम हटाया गया हो। कई बार कई माँ बाप बच्चे और बच्ची दोनों का नाम हटा देते हैं क्योंकि उनके परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं की, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगाई, किंतु जब बच्चों की बारी आई तो बच्चों ने उनसे किनारा कर लिया और जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो वे उनके पास आ गए। उस समय माँ बाप ने एक फैसला लिया कि अब हम बच्चों को कुछ नहीं देंगे। तो इन परिस्थिति में बच्चियों का नाम उससे हट जाता है। उसके साथ ही साथ और कौन सी परिस्थितियां होती हैं आपके सामने हम रखते हैं। दूसरा कंडीशन जब होता है कि बच्चियों को अगर कोर्ट में यह साबित हो गया है या इस तरह का कोई कागज लगा हुआ है जिसमें माँ बाप से रिश्ता टूटा होना बताया गया है कि हमसे कोई संबंध नहीं रखते हैं हमारे बच्चे, तब भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है। उसके साथ ही साथ एक तीसरी कंडीशन और होती है कि बच्चे और बच्चियों को बच्चा जो है वो अगर बच्ची का हिस्सा अगर उसको लेना है, अगर दोनों की सहमति बनती है, अगर बहन बोलती है भाई को कि मैं संपत्ति का परित्याग करती हूं, अगर वह कागज पे परित्याग वाले कागज पे उसके साइन नहीं है तो भाई भी उस संपत्ति से बहन को हटा नहीं सकता, उसको संपत्ति में हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो यह सारी परिस्थितियां थी, यह सारी कंडीशंस थी
जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। तो अब आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, माता पिता का यदि तलाक हो गया तो क्या संपत्ति पर अधिकार जो होता है वह बेटी का खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है। अशोक कुमार गुप्ता जी हैं जिनका यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर दंपति का आपस में तलाक भी हो जाए तो बेटी का जो संपत्ति पर अधिकार है वह खत्म नहीं होता। दूसरा, एक चीज और इसमें देखने में आती है कि जब लिव इन में रहते हैं, जो कपल आजकल लिव इन में रहते हैं, उनसे अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान का भी बराबर हक होता है। उस संतान का हक मानो कि वह आपकी शादीशुदा जीवन से उत्पन्न हुई संतान है, उतना ही अधिकार उस संतान का भी होगा जो कि लिव इन में रहते हुए आपने उसको जन्म दिया है। तो दोस्तों, एक कंडीशन और आजकल बहुत आ रही है कि जब भी कभी आप इस तरह का कदम उठाते हैं, आपने शादी नहीं की है और आप लिव इन में रह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक लिव इन के कुछ जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं वो आपको रखने चाहिए, जिसमें कि कभी जब आपका लिव इन से संबंध टूटता है या फिर लड़की के परिवार वाले जब लिव इन संबंध को तोड़कर जब बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं, अगर वह बालिग भी है तब भी आपके साथ कई बार मिसहैपनिंग होती है। तो इसलिए आप जब भी कभी साथ रहें, पहले तो शादी करें। अगर शादी नहीं होती है, अगर आप लिव इन में ही रह रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने पास जरूर रखें कि आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं दोनों। क्योंकि जब लड़की आपके पास से चली जाती है माँ बाप के कहने पर, माँ बाप कई बार आग्रह करते हैं कि हम आपकी शादी धूमधाम से कर देंगे, तो कई बार यह देखा गया है नाबालिग के केस में तो आप बहुत ही ज्यादा समस्या में फंस जाएंगे। तो इस तरह का डिसीजन जब भी दोनों पक्ष में से कोई भी नाबालिग हो तो इस तरह का डिसीजन ना लें कि आप लिव इन में रहें। लिव इन में आप रह सकते हैं, किंतु आप दोनों का बालिग होना आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ आप एक डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें जो कि कोर्ट से आजकल बनता है। लिव इन में अगर आप रहते हैं तो उसके प्रूफ आप रखिए अपने पास, क्योंकि जब लिव इन का रिलेशन टूटता है तो यह टूटता ही नहीं, टूटकर बिखर जाता है और बहुत सारे मामलों में लड़के पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करा दिए जाते हैं। क्योंकि जब उस लड़की को वहां सुख नहीं मिलता और माँ बाप उसका इस चीज का फायदा उठाते हैं कि देखो लड़का कुछ नहीं कर रहा और आज उसने आपको बहला फुसला के ये सब किया है, तो कई बार लड़कियां अपने माँ बाप के पक्ष में बोलने लगती है और थाने में आपकी कंप्लेंट हो सकती है आप पर। 363 जब अगर लड़की नाबालिग है और 376 500, ये बहुत सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ता है। और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप कानून के दायरे में रहें, कानून को ना तोड़ें। जब भी अगर आप बालिग हैं, दोनों का बालिग होना बहुत जरूरी है लिव इन के रिलेशन के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के विषय में कि अगर कोई बिल्डर आपसे एग्रीमेंट करे और प्रॉपर्टी समय पर ना दे, वो हो सकता है कि आपका फार्म हाउस हो या हो सकता है कोई फ्लैट हो या इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि आपने अनुबंध किया है, जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने अनुबंध आपसे किया है और समय पर वह आपको नहीं देता है, तो आप सबसे पहले जो अनुबंध किया है उसको आप देखें अच्छी तरह से। उसको अगर उसने निश्चित डेट पर आपको अगर अनुबंध में की गई बातों का ध्यान उसने नहीं रखा है तो आप उसका संज्ञान लीजिए और उपभोक्ता फोरम में आप इसकी शिकायत करके आप अपने जो भी उस पर कंपनसेशन बनता है वो कंपनसेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद कई बार वह प्रॉपर्टी में जो टाइम लगाता है उसके लिए उसको एक पेनाल्टी भी देनी होती है।
तो वह पेनाल्टी भी उस पेनाल्टी का कुछ परसेंट भी आपको मिल सकता है। तो यह सारी बातें हैं, जब भी कभी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो जो आपके नॉर्म्स हैं वो आप बारीकी से देखिए उसको, और अगर फ़ायदे के नॉर्म्स उसमें नहीं हैं तो आप डलवा सकते हैं। क्योंकि जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो प्रॉपर्टी डीलर जो होता है वह सारी चीज़ों को आपकी मानता है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, खरीदने वाले कुछ कम हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टी डीलर आपकी हर बात को मानेगा। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आप अपने लाभ के जो नॉर्म्स हैं वो ज़रूर डलवाएं कि प्रॉपर्टी अगर आपने समय पे नहीं दी तो इतनी पेनल्टी लगेगी और आपको देनी होगी। ये सारी चीज़ें जब आप उसमें जो आपका अनुबंध है उसमें आप जब लिखवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। तो इसी तरह के वीडियो आपके बनते रहेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताइएगा, उस समस्या पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।